अथरी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मनुष्य में पोषण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे आहार नाल का। आहार नाल लगभग हमने जैसा बताया था आपको 7.5 से 8 मीटर लंबी एक कुंडलित संरचना होती है और इसमें कई अंग होते हैं, जैसे मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसके अंतर्गत हम मुख गुहा के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं कि मुख गुहा के भीतर 3 संरचनाएं होती हैं: दांत, जीभ और जठर ग्रंथियां। इनके कार्यों के बारे में हम आपको चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मुख गुहा बच्चों पीछे की ओर एक कीप नुमा संरचना में खुलती है, जिसे हम कहते हैं ग्रसनी या फेरिंग्स। ग्रसनी वास्तव में वायु और भोजन दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज है, कॉमन स्थान है। यहां पर नासा गुहा भी नासा छिद्र के द्वारा खुलती है और मुख गुहा भी खुलती है। पीछे की ओर ग्रसनी में 2 ओपनिंग है, 2 निकासियां हैं। एक ओपनिंग होती है श्वास नली में। श्वास नली में एक छिद्र होता है जिसे कहते हैं घाटी द्वार यानी ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर उपास्थि का बना हुआ एक ढक्कन होता है जिसे हम कहते हैं घाटी ढापन या एपिग्लोटिस। और दूसरी ओपनिंग जो है वह कहलाती है निगल द्वार। दूसरी ओपनिंग जो है वह कहलाती है निगल द्वार, गैलेट। ये ईसोफेगस यानी ग्रास नली में खुलती है। सामान्यतः चूंकि हमने बताया कि ग्रसनी में दोनों ओपनिंग है, श्वास नली की भी ओपनिंग है और भोजन नली की भी ओपनिंग है। जो श्वास नली की ओपनिंग है उसे कहा हमने ग्लोटिस, घाटी द्वार, और जो खाने की नली की, भोजन नली की ओपनिंग है उसे हमने क्या कहा? निगल द्वार। अब सामान्यतः ये जो घाटी द्वार है ये खुला रहता है, लेकिन जिस समय हम भोजन को निगल रहे होते हैं ये एपिग्लोटिस ढक्कन घाटी द्वार को बंद कर लेता है, जिससे कि जो भोजन के कण हैं, जो हमारा भोजन है जो हम निगलने जा रहे हैं, वो सीधा सीधा निगल द्वार की तरफ ही जाता है, वह श्वास नली में नहीं जाता। परंतु कभी कभी जब हम लापरवाहीवश जल्दी जल्दी से भोजन करते हैं तो कुछ हिस्सा इस घाटी ढापन का खुला रह जाता है, या आप कह सकते हैं घाटी द्वार प्रॉपर बंद नहीं हो पाता, जिससे भोजन के कुछ कण हमारी श्वास नली में चले जाते हैं और ये हम तब तक खांसते रहते हैं जब तक कि ये कण श्वास नली से बाहर ना निकल जाए। ये घटना कहलाती है फंदा लगना। आपने कभी ना कभी इस घटना का अनुभव जरूर किया होगा। चलिए अब हम अपनी भोजन नली की तरफ ही बढ़ते हैं। निगल द्वार एक लंबी, जो पूरी गर्दन की हमारी लंबाई में फैली हुई है, एक लंबी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली में खुलती है, जिसे हम कहते हैं ग्रास नली या ईसोफेगस। ग्रास नली वास्तव में इसके अंतर भोजन का कोई पाचन तो नहीं होता, ये एक माध्यम है जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाने के लिए। आमाशय हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह अंग्रेजी के जे के आकार का थैलेनुमा संरचना है। अंग्रेजी की जे के आकार की थैलेनुमा संरचना है। आमाशय की दीवारें मोटी होती हैं और इसमें कुछ उभार होते हैं, फोल्ड होते हैं, जिन्हें हम र्युगी कहते हैं। ये जो फोल्ड है आमाशय के, ये क्या कहलाते हैं बच्चों? र्युगी कहलाते हैं। आमाशय की दीवारों में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें हम जठर ग्रंथियां कहते हैं, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ये जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावन करती हैं, तो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती हैं। तो जठर रस कहां बन रहा है? आमाशय में बनता है।
जठर रस में कुछ भोजन को पचाने वाले एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। इसे हम अध्ययन करेंगे जब हम भोजन के पाचन को पढ़ेंगे। अब आमाशय आहार नाल के सबसे कुंडलित भाग जिसे हम कहते हैं छोटी आंत में खुलता है। यहां पर एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। जहां पर आमाशय और छोटी आंत का जंक्शन होता है। आमाशय छोटी आंत के जिस हिस्से में खुलता है उसे हम ग्रहणी कहते हैं। छोटी आंत वास्तव में 3 भागों में मिलकर बनी होती है। एक ग्रहणी जिसे हम कहते हैं डुओडेनम, दूसरा है मध्यांत्र यानी जेजुनम, और तीसरा है शेषांत्र यानी कि इलियम। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। तो आमाशय जिस आहार नाल के भाग में खुलता है, ये सी के आकार की संरचना होती है। लगभग ये भी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी ही संरचना है, इसमें खुलता है। और जो ये सी के आकार बना है इसमें ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। इस हिस्से में एक ग्रंथि होती है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। ग्रहणी आगे की ओर लंबी कुंडलित नुमा संरचना बनाती है जिसे हम कहते हैं मध्यांत्र। ये छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है, या ये भी कह सकते हैं आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, और छोटी आंत में भी सबसे लंबा भाग है मध्यांत्र। और इसका पिछला हिस्सा जो है वह कहलाता है शेषांत्र, और शेषांत्र वाला हिस्सा ही बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में खुलता है। बड़ी आंत हालांकि लंबाई में तो छोटी आंत से छोटी होती है, लेकिन उससे चौड़ी व्यास में उससे चौड़ी होती है। इस कारण से ही इसे बड़ी आंत कहा गया है। बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर तक लंबी होती है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। एक है इसका सीकम, दूसरा है कोलन, और तीसरा है मलाशय। छोटी आंत का शेषांत्र भाग बड़ी आंत के जिस हिस्से में खुलता है उसे हम सीकम कहते हैं। सीकम से ही एक लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी उंगली के समान संरचना निकलती है जिसे हम कर्मी रूप परिशेषिका कहते हैं। मनुष्य में कर्मी रूप परिशेषिका एक अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जिनका कार्य हमारे पूर्वजों में तो था, लेकिन वर्तमान में उनका कोई काम ना होने की वजह से वे अंग अविकसित और अपूर्ण रह जाते हैं। ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। मनुष्य के शरीर में 100 से भी ज्यादा अवशेषी अंग पाए जाते हैं, और उनमें से एक अवशेषी अंग जो हमारी आहार नाल में पाया जाता है उसे हम कहते हैं कर्मी रूप परिशेषिका। शाकाहारी जंतुओं में इस कर्मी रूप परिशेषिका में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु उपस्थित होते हैं, जिस कारण से वे सेलुलोज का पाचन करते हैं। चूंकि मनुष्य सर्वहारी है, सेलुलोज प्राय घास फूस सब्जियों में पाया जाता है, हम सर्वहारी प्राणी हो गए। कालांतर में धीरे धीरे इसका काम समाप्त हुआ और ये अवशेषी अंग बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकम फिर अगली संरचना में खुलता है जो कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, सबसे लंबा भाग भी है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलन। कोलन जो है, कोलन के 4 भाग आपको देखने के मिलेंगे। एक ये भाग है कोलन का जो कि ऊपर की तरफ बढ़ता है, यहां से इसे हम आरोही कहते हैं। दूसरा भाग जो कि समांतर है इसे हम अनुप्रस्थ भाग कहते हैं, अनुप्रस्थ, ये आरोही था। और फिर नीचे आ जाना शुरू होता है, इसे हम कहते हैं अवरोही। और फिर बाद में कुछ मुड़ता है, इसे कहते हैं सिग्मोइड। भाग और अंत में ये
मलाशय में खुलता है और मलाशय मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुल जाता है। जो हमारी छोटी आंत है उसकी दीवारों में भी उभार होते हैं और इन उभारों को रसांकुर या दीर्घ रोम और इंग्लिश में अगर हम बोलें तो विलाई कहते हैं। विलाई मुख्य रूप से भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं। छोटी आंत की दीवारों में भी आंतरिकी ग्रंथियां होती हैं जिन्हें आंतरिक ग्रंथियां कहते हैं और ये भी एक एंजाइम, ये भी एक रस का स्रावन करती हैं जिसे आंत्र रस कहते हैं, इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। आंत्र रस में भी भोजन को पचाने वाले बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये आहार नाल की संरचना है। आहार नाल से लगी हुई दो ग्रंथियां आप देख पा रहे हैं। एक अग्नाशय ग्रंथि है जो अग्नाशय रस का स्रावन करती है और दूसरी जो है जो हमारा यकृत है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये अगर हम देखें, और इसमें एक हल्के नीले पीले रंग की संरचना होती है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय। अब पित्ताशय में क्या होता है? यकृत जो है पित्त रस का निर्माण करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है। तो पित्त रस का निर्माण कहां होता है? यकृत में। लेकिन यकृत इसे स्टोर नहीं कर पाता। इसे स्टोर करने के लिए, इसे इकट्ठा करने के लिए एक दूसरी छोटी संरचना है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय। तो ये होता है पित्ताशय और पित्ताशय पित्त वाहिनी के द्वारा ग्रहणी में खुलते हैं। इसी तरह से अग्नाशय वाहिनी के द्वारा ग्रहणी में खुलते हैं। तो अग्नाशय से अग्नाशय रस और पित्ताशय से पित्त रस भी छोटी आंत में पहुंचते हैं। इस प्रकार ये हमारे शरीर में आहार नाल की संरचना होती है। ये आप चित्र देख रहे हैं, हम आपको इसका चित्र बनाना भी बहुत आसान चित्र है। जब हम डायग्राम आपको बनाने सिखाएंगे तब हम बताएंगे कि बायोलॉजी के डायग्राम्स को कैसे जल्दी तेजी के साथ और बिल्कुल सही बनाया जाता है और जिसमें समय बहुत कम लगे और एक्यूरेसी उसकी परफेक्ट रहे। ये स्किल हम आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए कि ये हमारी आहार नाल की संरचना है जो मुख से शुरू हुई है और मलद्वार तक या गुदा द्वार तक जो है फैली है और वहां से लेके यहाँ तक ये लगभग 7.5 से 8 मीटर लंबी संरचना है और इसके विभिन्न अंग आपको आज पता चले। अब छोटी आंत में पाचन आहार नाल में पाचन कैसे होता है ये हम आपको नई वीडियो के द्वारा बताएंगे और आपको मैं समझता हूं ये बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आशा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मनुष्य में किस प्रकार से पाचन क्रिया संपन्न होती है। धन्यवाद।